बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं और सबसे पहले पाकिस्तान में कमर तोड़ महंगाई। आने वाले सालों में 1 करोड़ मज़ीद लोग सतह गुर्बत से नीचे गिरने का इम्कान है। ये इनकी कमर भी तोड़ देगी, लेकिन ये आवाम ही के सर के ऊपर ये जो है ना सारा बोझ आ जाना है और इनकी चीखें निकल जानी है, क्योंकि ईरान के ऊपर बहुत ज़्यादा सैंक्शन कई दिहाइयों से अगर देखा जाए तो है। अगर इम्पैक्ट को देखा जाए कि अगर ये जंग तूल ले लेता है और जवाबी कार्रवाई करते हैं किसी न किसी तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फयाज़ खान है और आप मुझे देख रहे हैं पॉलिसी लाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं और सबसे पहले पाकिस्तान में कमर तोड़ महंगाई, और ये जिन बोतल से 2 साल पहले ही निकल चुका था, लेकिन मेरे ख्याल से अब पूरे ख़ानदान समेत वो जिन बाहर निकल चुका है। तो सबसे पहले एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान को एशिया में सबसे महंगा तरीन मुल्क करार दिया है और उसी के साथ अफ़गानिस्तान को एशिया में सबसे सस्ता तरीन मुल्क करार दिया गया है। साथ में उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि जीडीपी रेट पाकिस्तान में इस वक्त 1.9 ग्रोथ है, अलार्मिंग है, जबकि इमरान खान की हुकूमत में जीडीपी 6.1 पे उन्होंने छोड़ दिया था, बल्कि उनसे छुड़वाया गया था जब हुकूमत उनके पास थी। और ये भी उन्होंने खदशा जाहिर किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कि आने वाले सालों में 1 करोड़ मज़ीद लोग सतह गुर्बत से नीचे गिरने का इम्कान है। अच्छा, यहाँ पे यूएनओ ने सतह जो गुर्बत जो लकीर है, उन्होंने ये मेंशन किया है कि 2.5 यानी $2.5 जो जिनकी डेली इनकम है, अगर इससे नीचे है तो वो गरीब कहलाता है। तो ये तो थी एशियन डेवलपमेंट बैंक की कुछ रिपोर्ट। खलीज टाइम में ये दिखाया गया है कि पाकिस्तान में इस वक्त 25% इन्फ्लेशन चल रहा है, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा महंगाई और बहुत ज़्यादा यहाँ पर रेस्टलेसनेस आपको देखने को मिल सकता है। बिकॉज़ ये जो 4 रुपए पेट्रोल महंगी हुई है, साथ में डीज़ल महंगा हो गया। आने वाले कुछ दिनों में गंदम की फसल ये क्रश होने जा रही है। ऑलरेडी किसान को वो प्राइसेस नहीं मिल रहे जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इनको जो है ना ये अच्छी सी प्राइस मिल जाएगी ताकि उनको वो फ्रूट मिल सके जो उन्होंने 1 साल मेहनत की। तो ऊपर से डीज़ल की कीमतों में इजाफा, ये इनकी कमर भी तोड़ देगी, लेकिन ये आवाम ही के सर के ऊपर ये जो है ना सारा बोझ आ जाना है और इनकी चीखें निकल जानी है, क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग इंस्टॉल किए गए थे इमरान खान साहब के दौर में, जो उन्होंने कफन पहन के रोटियां गले में लटका के काफ़ी जो है ना वो उन्होंने मुजाहरा किया था कि हाय हम लुट गए, बर्बाद हो गए। तो अब उनसे पूछना चाहिए, वो लोग नज़र नहीं आ रहे कि अब क्या सीन है, क्या हालचाल है, क्योंकि उस टाइम पे पेट्रोल 175 के आसपास में था। 20 किलो तैला का आटा तकरीबन कोई 1290-1300 राउंड फिगर में इन्हीं की इर्द गिर्द घूम रहा था। लेकिन अब आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा। आगे बढ़ते हैं और हॉट टॉपिक ये है कि जब से ईरान ने स्ट्राइक बैक किया है, इसकी वजह ये था ईरान का कि उन्होंने इसराइल ने दमिश्क में ईरान के एम्बेसी या कुछ इस तरह की उनका कोई एक डिप्लोमेटिक प्लेस था, तो वहाँ पे स्ट्राइक किया था। तो ईरान ने बड़ा स्मार्टली और बड़े तहम्मुल के साथ उसी टाइम उसने रिटेलिएट नहीं किया या उसने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि फर्स्ट उसने आराम से यूएनओ वर्ल्ड को ऑन बोर्ड लिया, बताया, समझाया कि उनके साथ हुआ क्या है, और उन्होंने दरख्वास्त भी दी सलामती कौंसल में कि इसराइल ने किया क्या है। तो देखा जाए तो ईरान ने कोई अटैक नहीं किया, बल्कि उसने जवाबी कार्रवाई की है, और वो भी उसके लिए
दो तीन एंगल से अगर देखा जाए तो ईरान में भी इलेक्शन आ रहा है। ऑलरेडी जो गज़ा में बर्बरियत जारी है और जो मुसलमान फ़लस्तीन वहाँ पे छोटे बच्चे ख़ुसूसन जो मेरे ख़्याल से 20,000 से ज़्यादा जो हमें देखने को मिले दिलखराश इमेजेस सोशल मीडिया पर जो सर्कुलेट कर रहे हैं, तो उनके ऊपर प्रेशर था। जिस तरह तुर्की में उर्दगान के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर और इसके बाद इलेक्शन में उनको ठीक ठाक आवाम ने उनको समझाया और उसको जो रिज़ल्ट मिला वो यही वजह थी कि उनका खामोशी और उनकी डमाडोल सॉफ्ट स्ट्रेटजी मेरे ख़्याल से उनको बहुत नुकसान दे गया। सिमिलरली ईरान में भी इलेक्शन आ रहा है और उनके ऊपर भी इलेक्शन प्रेशर, अवामी प्रेशर, तो उन्होंने इस प्रेशर को स्मार्टली रिलीज़ करने के लिए एक सही टाइम चुना और उन्होंने काउंटर स्ट्राइक किया, जो जवाबी हमला। और उन्होंने क्या यूज़ किया है तो अच्छा, इससे पहले ईरान के ऊपर बहुत ज़्यादा सैंक्शन कई दिहाइयों से अगर देखा जाए तो है। आल्दो इनके पास न्यूक्लियर पावर या कोई इस तरह की वो नहीं है, बट उनकी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो कहा जाता है कि वो बहुत मॉडर्न है। तो उन्होंने ऐसे खैबर मिसाइल उन्होंने स्ट्राइक किया है, क्लस्टर मिसाइल, और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनका रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कहना है कि जो इसराइल की डूम जो सिक्योरिटी सिस्टम है, आयरन डूम, तो वो एग्जॉस्ट हो गया था। और वो ये था कि उन्होंने ऐसे टाइमिंग के साथ कुछ ज़रा स्लो और कुछ ज़रा इस तरीके से उन्होंने ईरान ने मिसाइल स्ट्राइक किए कि वो अच्छी तरीके से उन्होंने टारगेट वो अचीव कर लिए जो वो करना चाह रहे थे। एयरपोर्ट को भी कुछ नुकसान पहुंचा है इसराइल के, जो ख़ुद उनकी मीडिया कह रहे हैं। अच्छा, इसराइल के पास जो इसराइल ने जो इनके पास मिसाइल है तो वो एक्सो एटमॉस्फेरिक है, वेरी एक्सपेंसिव है। तो वो जो है ना इसको यूज़ करना चाह रहे हैं और अब वो उसी टाइम काउंटर स्ट्राइक बैक करना चाह रहे थे इसराइल, बट बीच में अमेरिका ने इंटरवीन किया है। बाइडन से जब बात हुई है इसराइल के प्राइम मिनिस्टर का, तो उनको थोड़ा सा होल्ड पे लिया है, विच मीन्स दैट कि अमेरिकन डीप स्टेट फिल वक्त इसराइल को ये परमिशन या इनके साथ वो नहीं करना चाह रहे कि आप जो है ना एट दिस मोमेंट इसको वो कर ले। अगर इम्पैक्ट को देखा जाए कि अगर ये जंग तूल ले लेता है और फॉर एग्ज़ाम्पल वो काउंटर स्ट्राइक बैक कर जाते हैं इसराइल, जो वो किसी भी वक्त कर सकते हैं, बिकॉज़ उनका ये माइंडसेट है कि वो जवाबी कार्रवाई करते हैं किसी न किसी तरीके से, तो ख़ित्ते में मज़ीद महंगाई आएगी, पेट्रोल की शॉर्टेज होगी और फिर जो पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ेगी और फिर उससे जो इम्पैक्ट बढ़ेगा वो एक और टर्मोइल की तरफ बहुत सारे कंट्रीज़ जा सकते हैं और पाकिस्तान उसमें सर फहरिस्त होगा। अच्छा, इसके अलावा अगर हम आगे जाके देखें कि रूस का क्या स्टांस है, तो रूस ने दो ठोक क्लियरली पुतिन ने स्टेटमेंट दिया कि अगर तीसरी जंग अजीम हुई तो रूस, चाइना, शुमाली कोरिया, ईरान वो एक ब्लॉक होंगे एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड होगा। तो ये बहुत ही क्लियर कट लाइन ड्रॉ हो गई और ऐसा फील हो रहा है, नज़र आ रहा है कि आने वाले दिनों में हम बाइपोलर वर्ल्ड की तरफ फिर से बढ़ रहे हैं, जो कोल्ड वर्ल्ड वॉर की एरा में दुनिया ने देखा कि एक तरफ अमेरिका, एक तरफ रशिया, एंड फिर से स्प्लिट आ जाएगी दुनिया में। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन बनता जा रहा है। इसके अलावा ईरान की अगर एक बात को ज़रा ऐड करना चाहता हूँ कि ईरान की कैपेसिटी ये है कि उनकी जो IRGC रेवोल्यूशनरी गार्ड कहलाए जाते हैं, तो वो कोई मोर देन जो है ना कहते हैं कि 1 लाख से तो सिर्फ ये है
और 20 लाख जो है ना उनको ट्रेंड ऐसे उन्होंने सिविलियंस को किए हुए हैं कि किसी भी हीटिंग मोमेंट में उनकी सर्विसेज ली जा सकती है, तो उनके पास ठीक ठाक मैन पावर मौजूद है। बट वहाँ पर भी बहुत सारे सेंक्शंस प्लस बहुत सारे इकोनॉमिक सिचुएशन है, तो वो भी इस जंग को उस तरीके से कैरी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल जो बिग जो अंकल सैम है उन्होंने आफ्टर बीच में आ जाना है और इसको किसी हद तक न्यूट्रलाइज कर जाना है अगर सेंसिबली उन्होंने मूव किया। अच्छा, फिर इसके अलावा जो आगे बढ़ते हैं कि देखने में ये आया है कि ऐड आई है PIA फॉर सेल, ये मेरे अल्फाज हैं, उसमें कुछ टेंडर्स वगैरह आए हैं कि इन्वेस्ट इन अ PIA। तो जो कौमी अमलाक है वो अब आहिस्ता आहिस्ता गिरवी रखा जा रहा है, उसको प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जा रहा है। तो अब आने वाले में दिनों में देखना होगा कि क्या इस चीज़ ऐसे करने से क्या मुल्क में खुशहाली आएगी, क्या ये मेरिट पे होगा, क्या इससे जो है ना मुल्क की जो मईशत है क्या वो वाकई में इसके लिए सूदमंद साबित होगा। तो क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारे नाम भी सामने आए हैं, अभी प्री मैच्योर है कि अगर आप इसको मेंशन करोगे तो इन माय आइज़ देखना होगा कि ये इसमें कौन लोग इन्वेस्ट करते हैं, और इसके ऊपर फिर किसी और वीलॉग में डिस्कशन करेंगे। आगे बढ़ते हैं, और जो प्राइसेस पाकिस्तान में रात को जो बढ़ी है पेट्रोल की, तो एक मोहतरमा थी जिनको ज़बरदस्ती पंजाब की वज़ीर आला बना दिया गया है, बाकी इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, सिर्फ उनके साथ नाम में शरीफ लिखा हुआ है। तो वो मोहतरमा कहती थी कि जब भी पेट्रोल की कीमतें या महंगाई हुई है तो उस रात को नवाज शरीफ नहीं सोए। तो सवाल ये है कि क्या वो कल रात को आराम से सोए? उनकी तरफ से कोई ना कोई बयान आया, उनकी तरफ से ना कोई इस तरह की कोई हार्ड लाइन वो आया है। सुनने में ये भी आ रहा है कि बेचारे के पास एक मोबाइल होते थे, मेरे ख्याल से वो भी लेना उससे लिया गया है, और तो वो फ़िलहाल ऐसे सिचुएशन में नहीं है कि वो कोई बयान दे सकें। दूसरा ये कि उनकी पार्टी को भी समझ लग गई है, और नवाज शरीफ साहब को भी समझ लग गया कि पाकिस्तान में आजकल अगर आप सियासत में ज़िंदा रहना चाहते हो और आवाम की नज़रों में ज़िंदा रहना चाहते हो, मकबूल रहना चाहते हो, लीडर दिखना चाहते हो, तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया अगर आप बनाओगे तो वो फिर आपके लिए फ़ायदा मंद होगा। तो आहिस्ता आहिस्ता हमें नज़र आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून के जो जावेद लतीफ़ साहब हो गए, राना सनाउल्लाह ने तो यहाँ तक कह दिया कि हमारे पास नून लीग के पास फुल मैंडेट नहीं है, इसलिए अवाम एक्सपेक्ट ना करें। तो ये भी बड़े औका से एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि अगर आप भाई डिलीवर नहीं कर सकते, अगर आप अवाम के लिए फ़ायदा नहीं दे सकते, तो फिर आप रिज़ाइन कर लो। आप आवाम के टैक्स के पैसों से प्रोटोकॉल मज़े ले रहे हो, आप तनख्वाहें ले रहे हो, मरात ले रहे हो, 20-20, 25-25, ये तो बहुत शॉर्ट मैंने कह दिया। खैर यहाँ पे तो अनगिनत गाड़ियाँ और इनके खर्चे और पुलिस प्रोटोकॉल ये वो ठीक है। इवन तो ये जब उम्रे पे गए थे जनाब आले शरीफ फैमिली, तो उन्होंने ऐसे कमर्शियल फ़्लाइट को अपने साथ नत्ती कर दिया था कि बेचारों को फिर वहाँ पर पता नहीं कितने घंटे जो है ना एक जहाज़ में बिठाना पड़ा। हालांकि इनको कोई खुदा खौफी नहीं थी कि जो बैठे हुए हैं उसमें कई के रोज़े हो सकते हैं, अगर सफ़र में रोज़ा नहीं है तो उन्होंने आगे जाके लैंड करके अगले दिन के लिए तो रोज़ा रखना है ना, अगले दिन के लिए तो तैयारी करनी होगी ना। लेकिन नहीं, उनका रोज़ा, उनका हज, इनका उम्रा, इनकी इबादत सबसे अफजल है, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए फिर खैर से बैतुल्लाह के दरवाजे भी खुल जाते हैं। वो अनदर टॉपिक है, वो किसी और टाइम पे हम बात करेंगे। तो आगे देखते हैं कि साथ में ये भी एक ऑफ़र हुई है बिलावल को कि आप डिप्टी वज़ीर आज़म बन जाए। तो इसके पीछे भी जो है ना एक ठीक ठाक गेम नज़र आ रही है कि ताकि वो इस इनकी जो है ना
बारात में शामिल हो जाए, ताकि अगर आवाम गालियाँ और कुछ इस तरह के वो करे तो एटलीस्ट वो भी उनके साथ उनकी नामबी को शरीक किया जा सके। तो मैं तो कहूँगा कि बिलावल साहब ये तो आपके लिए ट्रैप है, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी, अगर आपने अपनी CV को अपग्रेड करना है तो दैट इज़ योर चॉइस। एनीवे, ज़िमनी इलेक्शन आ रहे हैं 21 अप्रैल को, तो उसके लिए भी उन्होंने चौधरी निज़ामुद्दीन ने कुछ गेम प्लान किया हुआ है, और वो ये है कि PTI की जैसी भी तैसे भी जो रही सही सीट है उनको ना देकर वो जनाब ज़्यादा मेजॉरिटी जो सिटिंग गवर्नमेंट है जो अभी चला रहे हैं, जो फॉर्म 47 के पैदावार है, उनके जो है ना नंबर्स को बढ़ाकर मेजॉरिटी कर दें। और इसके पीछे फिर ये भी कंस्पिरेसी थ्योरीज चल रही है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब को एक्सटेंशन 3 साल की एक्सटेंशन भी दी जा सकती है, और इनके फिर बहुत सारे इनसे फ़ायदे भी लिए जा सकते हैं जो वो ऑलरेडी दे चुके हैं चौधरी निज़ामुद्दीन को और उनकी हवारियों को। अच्छा, इसके अलावा आगे जाके ये देखते हैं कि आने वाले दिनों में होगा क्या। आने वाले दिनों में यही होगा कि हमें नज़र आ रहा है कि मुल्क में आहिस्ता आहिस्ता वार्म अप हो रहा है। पशीन में हमने देखा कि तहरीक इंसाफ ने और बाकी अपोजिशन अलाइंस ने, ग्रैंड अलाइंस ने ज़बरदस्त मौसम की ख़राबी के बावजूद भी एक अच्छी अवाम की गैदरिंग वो की है, और अवाम काफ़ी चार्ज थी, उन्होंने बड़ा रिस्पॉन्स दिया। साथ में आप देखते हैं कि अगला उनका क्या लाएमल होगा, बट जो हालात दिख रहे हैं वो कशीदा है, क्योंकि अगर मौलाना साहब एक तरफ से उठ गए, महंगाई, किसान, ये चीज़, तो मुझे नहीं लगता कि ये हुकूमत, और कल फवाद चौधरी साहब ने भी इशारों में कह दिया कि अगर ये हुकूमत 5 महीने भी 6 महीने भी अगर वो कर जाए तो उनके लिए बड़ा ही बात होगी। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है, इसी दुआ के साथ कि अल्लाह इस मुल्क पर रहम करे और इस आवाम पर अल्लाह आसानी अता करें जो पिछले 75 सालों से रुल रहे हैं। और ताजरों के मुताबिक मुझे एक बात याद आ गई, ताजरों ने ये कहा कि ये 220 अरब के जो फ्री के पेट्रोल है वो ना दिया जाए। जो कौन यूज़ कर रहा है आपको पता है, जो ब्यूरोक्रेट्स है और जो उनके मनपसंद चाहे लोग हैं। तो अपने व्लॉग को एंड करते हुए इसी दुआ के साथ कि होप फॉर द बेस्ट, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अच्छे से क्वेश्चन पुट अप करें। आपके क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट के साथ लिया जाएगा। अंटिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।